ये स्टोरी एक्साइटिंग होने वाली है बिकॉज इट्स अबाउट अ ग्रेट हीरो, राइट? नो, ये कहानी है एक मास्टरमाइंड की जो बस दुनिया को जलता हुआ देखना चाहता है एंड यू आर नॉट रेडी फॉर दिस। आई एम अथर एंड आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल स्टोरीज एवर क्रिएटेड, रेवरेंड इंसैनिटी की। ये एक चाइनीज वेब नोवेल और मांगा है, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स और कैरेक्टर्स थोड़ी आउट ऑफ प्लेस फील हो सकते हैं, बट कहानी मास्टरपीस। सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। स्टोरी शुरू होती है केओस के साथ। एक आदमी को क्राउड मारना चाहता है। व्हाई? क्योंकि उसने हजारों लोगों को मार के एक लेजेंडरी ट्रेजर कल्टिवेट किया है, स्प्रिंग ऑटम स्कैरा। अब सभी सेक्ट्स ने उसे कॉर्नर किया है, अपेरेंटली जस्टिस सर्व करने के लिए। बट ये डीमन उनसे कहता है, तुम सब हिपोक्रेट्स हो, क्योंकि तुम यहाँ जस्टिस के लिए नहीं बल्कि मेरा ट्रेजर लेने आए हो। कॉर्नर होने के बावजूद भाई कैजुअली पोएट्री रिसाइट करना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है ये स्केड़ा तुम्हें टाइम के थ्रू ले जा सकता है। सिंस अब मैं मरने वाला हूँ तो इसे तुम रख सकते हो। कि सुनते ही उनकी आंखें चमक उठती हैं। हर कोई कहता है इट्स माइन, इट्स माइन, इट्स साइक, इट इज अ ट्रैप। ब्लास्ट होता है जिससे एंडर्स और भी गुस्सा हो जाते हैं। हम इसे अब नहीं छोड़ेंगे। बट डीमन की बॉडी ग्लो करने लगती है। वो कहता है मुझे कोई रिग्रेट नहीं, मैंने पहले ही ये सब प्रेडिक्ट किया था। लोग पैनिक करते हैं एंड दे ट्राई टू स्टॉप हिम, बट इट्स टू लेट। डीमन स्माइल्स। वो कहता है अगर सिकेड़ा सही में अफेक्टिव था तो नेक्स्ट लाइफ में भी मैं एक डीमन ही बनूंगा। एंड विद दैट ही वैनिशेस। एल्डर्स कहते हैं अगर स्प्रिंग ऑटम सिकेड़ा का लेजेंड सही था तो फिर ये डीमन इस दुनिया पे एक कर्स बन जाएगा। स्पॉइलर अलर्ट, they were right। स्टोरी 500 साल पहले जंप करती है। एक श्राइन पे लोग प्रे कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस साल की अवेकनिंग सेरेमनी में उन्हें टैलेंटेड बच्चे मिले। उनका क्लैन हेड भी यही प्रे कर रहा है, हमें एक होप चाहिए, क्योंकि लास्ट 2 साल से कोई जीनियस नहीं आया है। बट दिस ईयर होप है। फंग युआन, जो 3 महीने की एज में बोल सकता था, 5 महीने की एज में पोएट्री रिसाइट कर सकता था। एल्डर को ये सुनते ही ऑर्गेज़म आता है एंड ही इज लाइक हाँ मैंने भी उसकी पोएट्री सुनी थी। क्या पोएट्री करता है वो? लगता है अंकल जी थोड़े से ज्यादा ही डेस्परेट है। क्लान हेड कहता है ऐसे लोगों को ग्रेड ए टैलेंट मिलता है, बट उसके पेरेंट्स बचपन में ही मर गए थे। अब उसके अंकल और आंट उसे संभाल रहे हैं। अगर सही में वो ग्रेड ए टैलेंट निकला तो वो होप बनेगा हमारे क्लान के लिए। क्लान हेड सबको रेस्ट करने के लिए भेजता है, बट वो सब एक वियर्ड लुक शेयर करते हैं। समथिंग इज ऑफ। आगे हम एक बच्चे को देखते हैं, बट ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, ये वही डीमन है। वो 500 साल पीछे आ चुका है थैंक्स टू दैट सिकेड़ा। इवन दो वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड है कि उसे सिकेड़ा यूज करना पड़ा, बट ब्रो इज डिटरमिन्ड। ही सेज जो भी मैं चाहता हूँ मैं वो पाके रहूंगा। वो फिर से पोएट्री रिसाइट करता है which is basically about his determination. I am on the path with no regrets. इसके बाद फ्लैशबैक शुरू होता है जिसमें वो टाइम रिवर देखता है, एक मिस्टिकल फोर्स जो टाइम को कंट्रोल करता है। सिकेड़ा की पावर से उसने अपस्ट्रीम ट्रैवल किया। अब वो अपनी पास्ट मेमोरीज देखता है, एक फ्यूनरल जहां तो बच्चों के पेरेंट्स मर गए हैं। अब उन्हें अंकल और आंट के साथ रहना है। अंकल आंट उन्हें सबके सामने प्रॉमिस करते हैं हम इनको संभालेंगे, अब तो हम एक फैमिली है। सच नाइस पीपल, राइट? नो, उनका अंकल उन्हें जरा जरा सी बात पे मारता है, बट उनकी आंट इज अ लिटिल बेटर। नो, आई एम जस्ट किडिंग, शी इज अ बेस्ट टू। फैंग युआन कहता है ओह तो दूसरे रेल्म की नॉलेज यूज करने का टाइम आ गया है, क्योंकि ऐसे तो ये हमें कुत्तों की तरह ट्रीट करेंगे। डीमन कहता है कि मैं ये कौन सी रेल्म की बात कर रहा हूँ। Then he starts to recite poetry. अब obviously अंकल आंट का बिहेवियर ओवरनाइट चेंज हो जाता है। They are like अब आगे जाके हमारा बच्चा ये करेगा, वो ये करेगा। Basically all that stuff that my father used to say. But wait, फैंग युआन ने वो poems खुद नहीं लिखी। Anyways, छोटा भाई jealous होने लगता है। फैंग युआन thinks मैं अपने भाई को भी सच नहीं बोल सकता।
और ये मेमोरी देख के डीमन को फाइनली याद आता है वो ओरिजिनली ह्यूमन वर्ल्ड का एक स्कॉलर था जो कोइंसिडेंटली इस रेल्म में आ गया। 300 साल के केओस और 200 साल की वॉन्डरिंग के बीच ये 500 साल कहां से बीत गए। उसे अभी भी याद तो नहीं है कि वो इस रेल्म में आया क्यों था, बट उसका जीनियस वो सिर्फ एक मैच्योर आदमी था जिससे पॉपुलर पोएम्स याद थी। लेकिन रियल जीनियसेस वो होते हैं जिनके पास ग्रेड ए टैलेंट होता है। वो कहता है मुझे दुख है कि सिकेडा मेरे साथ रिबॉर्न नहीं हुआ, बट इट डजंट मैटर, क्योंकि अगर मैं उस लाइफ में सक्सीड हुआ था तो इस लाइफ में क्यों नहीं। Bro is definitely gonna kill people again, पर इस बार पास्ट की मेमोरीज भी है, so he can kill better. What did he say? फैंग युआन का छोटा भाई उसे विंडो से दूर रहने के लिए बोलता है so that वो कल की अवेकनिंग सेरेमनी से पहले बीमार ना हो, बट फैंग युआन just coldly turns him away. वो बेचारा पूरा डिप्रेस्ड हो जाता है। फैंग युआन थिंक्स मैं कोई जीनियस नहीं हूँ, ज्यादा से ज्यादा मैं सी ग्रेड हूँ। The true genius is you little brother. सुबह हो जाती है, सर्वेंट शेन कॉयर फैंग युआन के रूम में आती है एंड लाइक हिज अंकल एंड आर्ट ये दीदी भी फैंग युआन को शुगर कोट करने में लगी है, बट फैंग युआन जानता है ये मुझ पे नजर रखने के लिए भेजी गई है। पिछली बार कॉयर के ट्रैप ने वर्क किया था, बट जैसे ही उसे पता लगा कि फैंग युआन लोअर ग्रेड है, शी चेंज्ड। फांग जिंग बस डोर पे खड़ा है एंड ही जस्ट वाचिंग। कॉयर यहाँ से लगी पड़ी है, वो फांग युआन को मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश कर रही है, पर फैंग युआन ही डजंट गिव अ शिट। ही इज लाइक चलो निकलो, कोल्ड, रूथलेस एंड फ्रैंकली परफेक्ट। फाइनली वो सेरेमनी के लिए निकलते हैं एंड इवन व्हाइल दे आर वॉकिंग हम देखते हैं कि फैंग युआन को बेटर ट्रीट किया जाता है। फैंग जिंग लोग उसका नाम तक नहीं जानते। फैंग युआन अंडरस्टैंड्स सी ग्रेड टैलेंट मिलने के बाद सब इसलिए फिल्म हुए थे बिकॉज दे वर ऑलरेडी जेलस ऑफ हिम। अंकल आर्ट ने डेलिबरेटली उन दोनों भाइयों में रिफ्ट डाल दी थी। फैंग युआन को बैडिंग मिली एंड फैंग जिंग को ग्रैनिंग। देखो ये तो गलत है। फैंग युआन थिंक्स मेरी एक्सपीरियंस से इस बार मैं अपने भाई को बचा सकता हूँ। फॉर दैट मैटर मैं इस पूरी जगह को बस एक खिलौने की तरह यूज कर सकता हूँ, बट आर दे इवन वर्दी? टाइम रिवर में ये धूल के एक कण के बराबर भी नहीं है, बट अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की they will be eliminated without mercy. आगे एक चाचा जी टेस्ट के लिए सब बच्चों को एक अंडरग्राउंड केव में ले जाते हैं। वो उन्हें एक बोरिंग सा एक्सपोजिशन देते हैं, बट मोर इम्पोर्टेंटली फैंग युआन रिमेम्बर्स कि सब कुछ यही से स्टार्ट हुआ था। टेस्ट शुरू होता है, कैंडिडेट्स को फ्लावर सी के बीच से चलना है, जितना दूर उतना बेटर। पहला कैंडिडेट वो बेयरली चल पाता है, सो ही फेल्स। सेकंड कैंडिडेट 36 स्टेप्स, बी ग्रेड। अब तुम्हारी और मेरी तरह लोग भी कंफ्यूज्ड हैं कि ये ग्रेड ए ग्रेड बी टैलेंट है क्या। क्विक ब्रेकडाउन, less than 10 steps, normal go master, 10 to 20, D grade and basic clan position, 20 to 30, C grade and like medium clan position, 30 to 40 go like B grade or a guaranteed elder position. अब 40 to 50 is actually A grade, जो आगे जाके क्लान की होप बनता है एंड वही लेटर ऑन फिर क्लान हेड भी बनेगा। ये बट यहाँ से एल्डर्स डिसअपॉइंटेड है कि नई जनरेशन कुछ नहीं है। लास्ट 5 साल से हमें कोई रैंक फॉर गो मास्टर नहीं मिला। सेरेमनी कंटिन्यूज एंड दे गेट अनदर बी ग्रेड, बट फैंग युआन नोज इस वाले ने अपने ग्रैंडफादर की हेल्प से चीट किया था ड्यू टू पर्सनल rivalry एंड सम एजेंडास, बट लेटर ही वाज कॉट इन द इंसिडेंट। वो सोचता है कि अब मैं इसका बेस्ट यूज कैसे करूं। फाइनली फैंग युआन की टर्न आती है। Everyone is excited. फैंग युआन फ्लावर सी में चलने लगता है। वो कहता है जब प्रेशर अनबेरेबल होता है एक नया गू जन्म लेता है, होप गू, और ये नाम एक लेजेंड से आता है, द लेजेंड ऑफ रेंजू। जब हेवन और अर्थ ड्रिफ्ट अपार्ट हुए थे तो दुनिया वाइल्ड बीस्ट से भरी हुई थी। फिर पहला इंसान पैदा हुआ, बट ऑब्वियसली हिज लाइफ वाज़न्ट इजी। एक दिन जब उसे बीस्ट मारने वाले थे वो डेस्परेटली हेल्प के लिए चिल्लाता है। उसके सामने एक एंटिटी आती है, मैं तुम्हें पावर दूंगा, बट इन रिटर्न पूरे लाइफ टाइम तुम्हें मुझे प्रोवाइड करना होगा।
Isn't that basically most of Indian parents? I did not say that, but desperate situation वो ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है. With his new powers, things change. अब वो खुद को सेफ रखता है और फीड करता है. बट लेटर ऑन ही रियलाइजेस कि वो अपनी लाइफ को ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकता. तो वो अपनी लाइफ के मिडल इयर्स विजडम गू को देता है. बट टाइम इज द रियल एनिमी. रेंजू अब बूढ़ा हो चुका है. गू उसे बोलता है, अब तुम्हारे पास हमें देने के लिए कुछ भी नहीं है. रेंजू भीख मांगता है एंड दे स्टिल लीव. बट वेट, एक गू अब भी वहीं पे है. रेंजू उससे भी जाने के लिए कहता है, बट ही रिप्लाइज, तुम बस मुझे फील करो एंड आई विल जस्ट सेव यू. बट रेंजो इज लाइक, मेरे पास अब कुछ नहीं है. विजडम और स्ट्रेंथ वाले दोनों गू चले गए हैं. वो गू उससे उसका हार्ट मांगता है. एंड इन दिस डेस्परेट सिचुएशन इट रियली डजंट मैटर. लाइट अपीयर होती है एंड इट मेल्ट्स अवे द पीस. ये एक्चुअली में होप गू था. रेंजो रियलाइजेस, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं हो तब तुम्हें अपना हार्ट होप को दे देना चाहिए. स्टोरी फैंग युआन पे वापस आती है, जो 20 स्टेप्स के बाद ही स्ट्रगल कर रहा है. लोग शॉक्ड है. ग्रेड ए टैलेंट के साथ ऐसा तो नहीं होना चाहिए. 27th स्टेप पे देयर इज अ लाइट इन हिज बेली. ही सेज अवेकनिंग वाज सक्सेसफुल, सो देयर इज अ होप फॉर इमॉर्टैलिटी. बट सी ग्रेड टैलेंट अगेन एल्डर शॉक में है. इवन रैंडम पीपल स्टार्ट टू पैनिक. वो इस टेस्ट को डिस्क्रेडिट तक करना चाहते हैं. बट क्लान एल्डर उन्हें समझाता है कि टेस्ट रिलायबल है. And grades, they speak for themselves. Everyone instantly starts to look down on him. उसके पास सेल्फ की वो एसेंस इस ह्यूमिलिएशन से टूट सी जाती है. नहीं, ये सब नहीं हो रहा. अब मैं फैंग जिन को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता. बट फैंग युआन्स करंट सेल्फ, ये लोग बस डस्ट है. They don't matter. लाइफ की बस एक ही मीनिंग है, chasing one's dreams. क्लान का फेट, फैमिली, why would I care? His past self objects. ऐसे तो तुम एक डीमन बनोगे. It's evil. Fang Yuan. मैं against the natural flow जा रहा हूँ. With that, उसका past self melt होने लगता है. And he calmly says, I guess this makes the difference. Dear me of past. Okay. Like you gotta agree that this shit was cold. अब फैंग जिंग की टर्न आती है. एंड ये भाई पहले से ही डरा हुआ है. People are straight out calling these brothers trash. But इस सब chaos के बीच फैंग युआन स्माइल्स. चीजें आगे इंटरेस्टिंग होने वाली है. आगे फैंग जिंग का फ्लैशबैक शुरू होता है. And all he can remember is कि वो कितना अकेला था. उसकी खुद की कोई आइडेंटिटी तक नहीं थी and people would just call him pathetic. फैंग युआन कभी कभी उससे पूछता था, सब ठीक है? बट वो क्या ही बोलता. He had accepted, मैं बस एक नॉर्मल इंसान ही रहूंगा. फैंग युआन को जब शिनक्वाया एज सर्वेंट मिलती है, उसके लिए कहा जाता है, ओह, इसे तो अकेले रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. इतना ही नहीं, उसे ये भी पता लगता है कि उसके अंकल आंट उससे सर्मनी के पार्ट डिसोन करने वाले हैं. और हर नॉर्मल इंसान की तरह फैंग जिन को भी इस पे गुस्सा आता है. It gets to a point where he is like कि मेरा भाई एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए. Then मैं अपनी लाइफ अच्छे से जी सकता था. बट उसे एक इंसान अच्छे से ट्रीट करती थी, क्वाया. अब एक बार वो उससे पूछ ही लेता है कि ऐसा क्यों है. कायर सेज, तुम्हारा बड़ा भाई इमोशनलेस है और मुझे तुम जैसा कोई काइंड और जेंटल आदमी पसंद है. क्यूट, राइट, रॉन्ग. बेचारे को थोड़े टाइम बाद पता लगता है कि कायर तो उससे बस डिसीव कर रही थी. वो तो फैंग युआन को मीठी मीठी बातें बोल रही है. एंड दैट हर्ट्स. सब लोग उसे ऑलरेडी हर्ट करते थे एंड ही वाज यूज्ड टू दैट बाय नाउ. बट उसने इसे होप दी एंड देन शी किल्ड दैट होप. वो खुद को कोसता है और सब ब्लेम बाई पे डालता है. वो एक माउंटेन है जिसे मैं कभी टच ही नहीं कर सकता. मुझे भी चाहिए कि लोग मुझे प्यार करें और मुझे रिस्पेक्ट करें. एंड देन स्क्रिप्ट फ्लिप्स. 43 स्टेप्स एंड ग्रेड ए टैलेंट. सब लोग शॉक हो जाते हैं. उसके एडॉप्शन के लिए आर्ग्यूमेंट्स होने लगते हैं. क्लानेट फाइनली डिसीजन लेता है दैट ही विल टेक केयर ऑफ हिम.
फैंग जन को ये एक मिरेकल लगता है। अब मैं अपने बड़े भाई को दिखाऊंगा कि एक ट्रू जीनियस क्या होता है। तुम अब मेरे लिए कोई माउंटेन नहीं हो और ना मैं सिर्फ तुम्हारा छोटा भाई हूँ। जितने भी लोगों ने मुझे मौत किया, रिमेंबर आई एम Gu Yu Fang Zheng। आई नो my pronunciations were all over the place, but I hope कि वो आगे जाके बेटर हो। स्टोरी यहाँ से काफी अनएक्सपेक्टेड टर्न्स लेने वाली है, लेकिन आज का वीडियो फिलहाल यही बैन कर देते हैं। कमेंट्स में मुझे तुम जरूर बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा एंड क्या तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए कि नहीं। Well, that's it for today guys. I'll see you in the next one. Till then, stay cultured. Bye bye. Sayonara.